तो स्वागत है आपका आज डी एजुकेशन में। कहाँ तक हो गया था वही पिछले लेक्चर में। रणथंभौर का इतिहास चल रहा है अपना। सांबरी अजमेर का इतिहास अपना खत्म हो चुका है। रणथंभौर के इतिहास में हम अब तक 6 शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं। 7वें शासक का आप नाम लिखो हमीर। मैंने आपको बताया था पिछला राजा कौन था, हमीर के पिताजी जयद्रथ सिंह। अब जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो है अपना राजा हमीर। हमीर का इतिहास थोड़ा बड़ा है। देखो, बड़े इतिहास होने से मतलब मेरा ये है कि जो राजा है ना उस समय में ज़्यादा युद्ध लड़ता था उसके बारे में ज़्यादा बातें लिखी जाती थी, जो ज़्यादा काम करवाता था उसके बारे में ज़्यादा बातें लिखी जाती थी। तो इससे पहले जितने भी राजा हुए ना रणथंभौर के, उन्होंने उतने युद्ध नहीं लड़े जितने हमीर ने लड़े। इसलिए हम मोस्टली हमीर के सब टॉपिक के अंदर जो है इसके लड़े हुए युद्धों की बात करते हैं। और आरपीएससी भी क्वेश्चन जो है हमीर के द्वारा लड़े हुए युद्धों से ज़्यादा पूछता है। तो सबसे पहले तो इसमें लिखो पहला पॉइंट लगा के कि हमीर ने 17 में से 16 युद्ध जीते थे। 16 युद्ध जो है हमीर ने जीते थे, समझ गए। मतलब 17 इसने युद्ध लड़े। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 17 में से इसने 16 युद्ध जीते थे। मतलब कितना बड़ा मतलब लड़ाकू रहा था ये, ऐसा समझ लो इसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि इसने मेवाड़ के समर सिंह को हराया। कौन मेवाड़ के समर सिंह को हराने वाला कौन है? अपना हमीर, रणथंभौर का हमीर। 3 नंबर पे लगा के लिखो इसमें कि इसने आबू के सिंह को हराया। प्रताप सिंह को इसने क्या किया? हरा दिया। कहाँ का राजा प्रताप सिंह? आबू का राजा है प्रताप सिंह, उसको किसने हरा दिया? हमीर ने हरा दिया। चौथा पॉइंट इसमें लिखो कि इसने धार है जगह है एमपी के अंदर है, धार के भोज परमार सेकंड को हराया। भोज परमार सेकंड को इसने हरा दिया। किस को हरा दिया? देखो, अब तक मेवाड़ के समर सिंह को हरा दिया, आबू के प्रताप सिंह को हरा दिया और धार के भोज परमार सेकंड को हरा दिया। किसने? हमीर ने हरा दिया। 17 में से 16 युद्ध जीते इसलिए मोस्टली जो है हम युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। धार जो एमपी में अब आता है, पहले जो है धार भी अपने राजस्थान के अंदर आता था। एमपी का जो मोस्टली पार्ट है ना, अधिकतम जो एमपी का पार्ट है वो पहले राजस्थान के अंदर ही आता था। ये तो आज़ादी के बाद में जो एमपी को जब बनाया गया ना मध्य प्रदेश को, तो ये जगह अपनी जो राजस्थान वाली है वो वहाँ पे चली गई। आगे लिखो 5वें नंबर पॉइंट लगा के जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण। जलालुद्दीन खिलजी ब्रैकेट में लिख लो दिल्ली का राजा था ये उस टाइम का। उस टाइम पे दिल्ली के अंदर जो है खिलजियों का शासन है। खिलजियों का राजा कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। उसका क्या हुआ? आक्रमण हुआ रणथंभौर के ऊपर। आक्रमण, 2 आक्रमण हुए। एक तो हुआ 1290 में, एक हुआ 1292 में। और दोनों युद्ध जलालुद्दीन खिलजी हार गया। किससे? हमीर से हार गया। और युद्ध के हारने के बाद इसने ये बोला, मतलब आपको अगर रणथंभौर का किला अगर आपने नहीं देखा हो तो रणथंभौर का किला जो है वो ऊंचाई के ऊपर है। तो हमीर की जो सेना और हमीर जो खुद है वो ऊंचाई के ऊपर बैठा है अपने किले के अंदर, और नीचे जो है घेरा डाल के कौन बैठा है? जलालुद्दीन खिलजी और उसकी सेना। अब दोनों युद्धों के अंदर क्या हुआ कि 1290 के अंदर ये सेना इसकी जलालुद्दीन खिलजी की सेना रणथंभौर के किले पे चढ़ने का प्रयास करती है और ऊपर से हमीर का आक्रमण होता है सैनिकों का, और ये जो है दोनों में हार जाते हैं। इसलिए इन दोनों ने लास्ट में क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी ने हार मान ली और लास्ट में एक लाइन बोली थी इसने, मतलब हारने के बाद में इसने लाइन बोली थी कि अब हम वापस चलते हैं, अब हमारा जो है रणथंभौर में कोई काम नहीं है। तो इसके सैनिकों ने विद्रोह किया कि नहीं राजा जी, हम तो जीत के जाएंगे। आपने कहा था कि नहीं जीतेंगे हम तो जीत के जाएंगे। तो इसने एक बात कही थी कि मैं ऐसे 10 किले मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये लाइन उतार लो ऐसे कैसा, मैं बताता हूँ इसका रिलेवेंस क्या है। मैं ऐसे 10 किले मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये 1292 की हार के बाद में कौन कह रहा है? जलालुद्दीन खिलजी। इसका अर्थ क्या है कि देखो ये सैनिकों को मतलब बलाने का तरीका है जलालुद्दीन खिलजी का। हारने के बाद में 1290 में हार गया, फिर 1292 में हार गया। दिल्ली का राजा, वो भी जो खुद को क्या बोलता था कि मैं भारत का राजा हूँ, वैसा। तो ऐसा राजा अगर किसी से हार जाता है तो मतलब अब वो बैकआउट करना चाहता है उस युद्ध से। अपना जो रणथंभौर का युद्ध है उससे बैकआउट कर रहा है जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका जो विरोध ना हो, इस जो सेना जो है वो बगावत ना कर दे, इसके लिए वो क्या बोल रहा है कि मैं अपने जो युद्ध है उसके अंदर मुसलमान भाई बहुत मर रहे हैं, इसलिए उनको बहलाने के लिए क्या बोल देता है कि आप मर रहे हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? पीछे हट रहा हूँ, इस युद्ध से पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। तो अपने हार का कारण वो क्या देता है कि मुसलमान मर रहे हैं इसलिए मैं इस युद्ध से पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण। इसके अलावा इस युद्ध की जानकारी जो है जलालुद्दीन खिलजी के जो 2 आक्रमण हुए ना, उसकी जानकारी हमें मिलती है अमीर खुसरो से। अमीर खुसरो ने
इन दोनों अटैक्स के बारे में लिखा है और दोनों अटैक जो हुए थे ना उनके बारे में लिखा इसने एक अपनी किताब है मिफ्ताह उल फुतूह, ऐसे कैसे उतार लो कि अमीर खुसरो जानकारी दे रहे हैं मिफ्ताह उल फुतूह बुक के अंदर, ये बुक है मिफ्ताह उल फुतूह। अमीर खुसरो क्या है, मतलब इस्लामी वो क्या मुस्लिम इतिहासकार है, उनकी किताब क्या है मिफ्ताह उल फुतूह। उसमें वो क्या जानकारी दे रहे हैं कि जलालुद्दीन खिलजी आया 1290 में, 1292 में, हार गया किससे, हमीर से। लास्ट में क्या बोलता है, मैं ऐसे 10 किले मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कौन बोल रहा है, अमीर खुसरो। तो ऐसा सीधा पूछा जाएगा कि ये कौन सी बुक में कहा गया है अमीर खुसरो के द्वारा, तो आपको लिखना है मिफ्ताह उल फुतूह। मैंने आपको इससे पहले बताया था हसन निज़ामी के बारे में, उनकी किताब का नाम था ताजुल मासिर। इसी प्रकार ये जो अमीर खुसरो की पुस्तक है उसका नाम है मिफ्ताह उल फुतूह, ये लिख लो आप। ये हो गया अपना 5वां पॉइंट। छठे पॉइंट में आप लिखो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, या अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, सीधा अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में जो है आक्रमण कौन कर देता है, अपना अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का राजा अब कौन है, ब्रैकेट में लिख लो दिल्ली, ताकि आपको क्लियर रहे कि है कौन दिल्ली का राजा है इस टाइम पे। 1301 ईस्वी में, एक नंबर पे लिख लो, 1301 ईस्वी में इसने अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे अटैक कर दिया। पहले किसने किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने। 2 अटैक किया 1290 में और 1292 में, दोनों में किस क्या हुआ, हार गया, हमीर से हार गया। अब क्या है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से आक्रमण करता है वापिस रणथंभौर के ऊपर 1301 ईस्वी के अंदर। अभी भी कौन है राजा, रणथंभौर का हमीर है। पहला पॉइंट तो यही है। अब देखो इस युद्ध का कारण क्या है, ये जो युद्ध हुआ ना अलाउद्दीन खिलजी और अमीर के बीच में, इसके कारण पूछे जाते हैं कई बार। आरपीएससी जो है कारणों से भी सवाल पूछती है, तो 2 नंबर पे इसके कारण लिख लो आप, कारण, इस युद्ध के कारण। पहला कारण तो ये लिखो कि जो अपना रणथंभौर का किला है ना, वो मालवा, जैसे यहाँ पे मालवा है, मालवा और गुजरात, यहाँ मालवा और गुजरात के बीच में जो व्यापारिक मार्ग है ना दिल्ली से, ये दिल्ली हमारा, दिल्ली से जो व्यापारिक मार्ग आता है मालवा और गुजरात की तरफ, उनके बीच में पड़ता है यहाँ पे रणथंभौर। इस प्रकार था, यहाँ पे जो है रणथंभौर का किला है। तो मतलब रणथंभौर जो है, पहला कारण ये है कि ये गुजरात और मालवा के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। रणथंभौर का किला गुजरात व मालवा के, मालवा और ब्रैकेट में लिख लो व्यापारिक मार्ग, पूरी लाइन लिख लो कि रणथंभौर का किला गुजरात और मालवा के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। इसलिए क्या अलाउद्दीन क्या चाहता था कि इस रणथंभौर के किले पर हम क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे। तो जो व्यापार है ना, व्यापार को बढ़ावा देने का जो कारण था, वो पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि जो सामरिक महत्व है, सामरिक महत्व जिसको हम बोलते हैं, या स्ट्रेटेजिक वैल्यू इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो है इस किले की, वो मतलब पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा थी। जो हमारा रणथंभौर का किला है ना, उसका सामरिक महत्व बहुत था, यानी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत थी, क्योंकि वो जो है ऊंचाई पे बना हुआ है। यानी कि कोई भी सेना जो है, छोटी भी सेना अगर हो और अगर रणथंभौर के किले पे बैठी है ना, तो ऊंचाई पे बैठी है। अब कोई राजा अगर अटैक करना चाहे तो भाई इतना ऊपर वो आ नहीं सकता, और ऊपर आने वाली सेना को जो है सैनिक नीचे से तीर वगैरह मार के नीचे गिरा देते। इसलिए यहाँ पे बैठे हुए किसी को भी इंसान को हराना बहुत मुश्किल था। तो ये स्ट्रेटेजिक वैल्यू की वजह से, सामरिक महत्व की वजह से भी अलाउद्दीन खिलजी इस किले पर अधिकार करना चाहता था। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण जो है वो इसका ये था कि अलाउद्दीन खिलजी के 2 विद्रोही थे। एक तो जिसका नाम था मोहम्मद शाह, नाम लिख लो मोहम्मद शाह, और एक था केहब्रू, केहब्रू ऐसे लिखना है। मोहम्मद शाह और केहब्रू जो है 2 विद्रोही थे, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। ये दोनों जो है ये भाग के कहाँ पे आ गए, हमीर के पास, क्योंकि इनको पता था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मारेगा। तो अब इन्होंने विद्रोह किया था किसके खिलाफ, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, और अपनी जान बचाने के लिए कहाँ पे आ गए, ये हमीर के पास आ गए। तो मोहम्मद शाह और केहब्रू को हमीर ने शरण दे दी। तो तत्कालिक कारण जो है इस युद्ध का वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों मोहम्मद शाह और केहब्रू को हमीर ने शरण दे दी थी, इसलिए जो है ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ये तो कारण हो गए। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि 1301 ईस्वी में लड़ा गया। दूसरा इसके कारण लिख लो तीनों के तीनों। अब जो है तीसरा पॉइंट लगाओ कि दोनों के सेनापति कौन कौन है इस युद्ध के अंदर, वो उसकी बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जो सेनापति आते हैं वो है अलप खान, उलूग खान, ऐसे लिखना उलूग खान, और नुसरत खान। कौन कौन आया देखो, अलप खान, दूसरा उलूग खान, तीसरा नुसरत खान। ये तीनों क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति इस युद्ध के अंदर। ठीक है, ये याद रखना आप। हमीर की तरफ से जो 2 सेनापति है वो आए हैं। पहला तो है धर्म
सिंह, और दूसरा है भीम सिंह। भीम सिंह, धर्म सिंह और भीम सिंह किसकी तरफ से है? हमीर की तरफ से, और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से अलप खान, उलूग खान और नुसरत खान। इस युद्ध के अंदर जो है नुसरत खान मारा जाता है और साथ ही यहाँ पे मारा जाता है भीम सिंह। तो हमीर की तरफ से सेनापति जो मरता है उसका नाम है भीम सिंह, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जो सेनापति मरता है वो है नुसरत खान। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब इस युद्ध के अंदर क्या होता है बाद में, ये सेनापतियों के नाम लिख लिए हो गया आपसे। इसके बाद में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि सामरिक महत्व बहुत था रणथंभौर के किले का, यानी कि उसके ऊपर हमीर बैठा है तो हमीर को हराना आसान बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल ही मान लो, नामुमकिन ही बात है। इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी कभी अधिकार नहीं कर पाया, दिल्ली का राजा होकर भी। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, वही सेम की सेम प्रॉब्लम्स। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि हमीर के दो जो साथी थे उनको अपनी तरफ कर लिया। एक का तो नाम था रणमल और एक का नाम था रतिपाल। तो ये आपको लिखना है कि रणमल और रतिपाल ने हमीर से विश्वासघात किया। रणमल और रतिपाल ने हमीर से विश्वासघात किया और किससे जाके मिल गए? अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको लालच दे दिया। रणमल और रतिपाल ने क्या किया, अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजी थी ना हमीर की, वो किसको बता दी? अलाउद्दीन खिलजी को। इस वजह से क्या हुई कि इस युद्ध के अंदर हमीर की हार हो गई। तो अगला पॉइंट आपको लगा के लिखना है, हमीर की इस युद्ध में क्या हो गई? हार हो गई, हार हुई। अब देखो, हमीर जब हारने वाला है, हमीर जो है हारने वाला अलाउद्दीन खिलजी से, तो ऐसा तो है नहीं कि वो घुटने टेक देगा। अपने राजपूत जितने भी शासक थे उनमें घुटने टेकने की प्रथा तो कहीं भी नहीं थी, मतलब हथियार डाल देने की। तो अब क्या किया कि हमीर ने क्या किया कि भाई ये डिसाइड हुआ कि हम साका करेंगे। साका क्या होता है वो बताता हूँ। देखो साका क्या होता है भाई, साके का मतलब होता है कि पूरे राज्य में साका का मतलब है कि एक तो होगा जोहर। साके के जो दो पार्ट होते हैं कि महिलाएं तो सारी क्या कर लेंगी? जोहर कर लेंगी, और पुरुष जो है वो सारे क्या कर लेंगे? केसरिया कर लेंगे, केसरिया कर लेंगे। ये ऐसे लिख लो आप। तो हमीर के जो है नेतृत्व के अंदर पहला साका हुआ रणथंभौर का, पहला साका 1301 ईस्वी के अंदर। पहला साका रणथंभौर का ये है पहला। इसका मतलब क्या है कि एक पार्ट तो ये है कि महिलाओं द्वारा क्या होगा, महिलाएं क्या करेगी? जोहर। जोहर का मतलब है कि अग्नि के अंदर जो है खुद को झोंक देगी, वो तो है जोहर, उसको तो हम बोलते हैं जोहर। और साके का ही दूसरा पार्ट क्या है कि पुरुष सारे जितने भी है वो केसरिया कपड़े पहन के अपने जान को दाव पे लगा के क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, और युद्ध में लड़ते हुए क्या करेंगे? मारे जाएंगे। तो पुरुषों द्वारा तो क्या किया जाएगा? केसरिया, और महिलाओं द्वारा क्या किया जाएगा? जोहर किया। बस आपको याद रखना है, आपको बस ये लाइन ये लिखनी है कि इसी 1301 ईस्वी में रणथंभौर का पहला साका हुआ, और जोहर जो है, जोहर का नेतृत्व करने वाली महिला जो है रानी रंग देवी। रानी रंग देवी ने जोहर किया, और केसरिया किसके नेतृत्व में किया गया? हमीर के नेतृत्व में। हमीर के नेतृत्व में जोहर का नेतृत्व किसने किया? रानी रंग देवी, जो कि हमीर की पत्नी है। और केसरिया का नेतृत्व कौन कर रहा है? अपना हमीर कर रहा है। तो ये हो गया अपने साके की बात। हार किसकी हुई लास्ट में? हमीर की लास्ट में हार हुई, और अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने अधिकार कर लिया रणथंभौर के किले के ऊपर। अब रणथंभौर का किला देख, इसको खुद तो बैठ नहीं सकता, खुद तो दिल्ली का राजा है। तो रणथंभौर किले का जो अधिकारी है ना, उसको बना दिया अपने सेनापति उलूग खान को। तो उलूग खान को उसने क्या किया? उलूग खान को रणथंभौर का किला दे दिया। ऐसे आगे लिख लो आप कि उलूग खान को रणथंभौर का किला इसने दे दिया। रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात किया था, ये लाइन आपको लिख लेनी चाहिए अब तक। और आगे जो है, अमीर की एक बेटी थी देवल दे। साके से पहले देवल दे ने क्या किया? आत्महत्या कर ली थी। साके से पहले देवल दे ने आत्महत्या कर ली थी। इसका कारण जो है वो ये है कि देवल दे को ये पता चल गया था कि हमीर जो है वो साके से घबरा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम देवल दे की उम्र बहुत कम थी, और जो कम उम्र के बच्चे होते थे ना, उनको जो है, या लड़कियां होती थी, उनको जोर में शामिल नहीं किया जाता था, बहुत छोटे बच्चों को। इसलिए देवल दे ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। तो ये अपना हो गया अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बस इतने ही पॉइंट्स याद रखने आपको, एक सारे पॉइंट लिख लो आप। आगे हम बढ़ते हैं हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियों पे। पहले हमने क्या पढ़ लिया? जो शुरुआत वाले तो अपने किन किन को हराया हमीर ने, उनके बारे में पढ़ा। उसके बारे में हमने जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण पढ़ लिया, और 1301 ईस्वी का हमने पढ़ लिया अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। आगे लिखो हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करते हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियों में देखें, पहले पॉइंट में तो आता है कि हमीर ने जो है वो रणथंभौर के अंदर एक 32 खंभों की छतरी बनाई थी। 32 खंभों की छतरी हमीर ने बनाई थी। किसकी याद में? जैत्र सिंह की याद में।
जयद्रथ सिंह जो मीर के पिताजी हैं, उन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया था। मैंने आपको बताया था कि 32 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। इसलिए उनकी याद में 32 खंभों की रणथंभौर के अंदर छतरी बनाई। पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा, इसने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया। कोटि यज्ञ एक प्रकार का यज्ञ होता है, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप नेट से इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसका इतना रिलेवेंस नहीं है इस बात। कोटि यज्ञ का आयोजन किया, और अगर आप लिखना चाहो तो इसके पुरोहित का नाम लिख सकते हो। पुरोहित का नाम था विश्वरूप। पुरोहित समझ गए ना, पंडित जी। मतलब कोटि यज्ञ का आयोजन किसने करवाया, हमीर ने करवाया, और इस यज्ञ के पुरोहित कौन थे, विश्वरूप थे। ठीक है, 2 पॉइंट तो ये हो गए। अगला पॉइंट लिखो 3 नंबर पे, हमीर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है श्रृंगार हार। श्रृंगार हार, ये जो है हमीर की पुस्तक है। ये भी सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो ये हो गए अपने 3 पॉइंट सांस्कृतिक उपलब्धियों के। अगला पॉइंट लिखो दरबारी विद्वान। सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ ली, पहले हमने पढ़ लिया था युद्ध, अब हम पढ़ लिया सांस्कृतिक उपलब्धियां। अगला पॉइंट लिखो दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान हमीर के, हमीर देखो दरबारी विद्वान एक तो रहे हैं राघव देव। राघव देव ब्रैकेट में लिख लेना, हमीर के गुरु। हमीर के गुरु राघव देव क्या रहे हैं, हमीर के गुरु भी रहे हैं और हमीर के दरबारी विद्वान भी रहे। 2 नंबर लगा के लिख लो बीजादित्य। बीजादित्य, ये हो गया अपने हमीर के दरबारी विद्वान, और ये हो गया अपना हमीर का इतिहास कंप्लीट। साथ ही साथ क्या हो गया, रणथंभौर का इतिहास भी कंप्लीट हो गया। बस इतना ही। हमीर जो है लास्ट शासक है, इनके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। बीजादित्य और राघव देव हमारे क्या है, हमीर के दरबारी विद्वान। आगे लिखो नाडोल का इतिहास। नाडोल का इतिहास, रणथंभौर का इतिहास हो गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, चौहान जो है नाडोल में भी रहते थे। तो पहली लाइन तो ये लिख लो कि नाडोल में चौहान वंश का शासन था। इसके बाद में लिखो शासकों के नाम। पहला जो शासक था उसका नाम है लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज नाडोल का शासक है पहला। 960 ईस्वी में क्या करता है, स्थापना करता है। पहला पॉइंट क्या है, 960 ईस्वी के अंदर लक्ष्मण राज जो है वो स्थापना करता है नाडोल के अंदर चौहान वंश की। 2 नंबर पे लिखो, इसने यहाँ पर अपनी कुल देवी जो है, कुल देवी, चौहानों की कुल देवी का नाम याद है ना, आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। आशापुरा माता का क्या बनाया, मंदिर बनवाया। कहाँ पे, रणथंभौर में। ठीक है, वैसे 2 पॉइंट याद रखने। अगला जो राजा है वो अपना केलण। केलण, अगले राजा का नाम क्या है, केलण। केलण जो है उसके बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है। पहली तो ये कि इसने कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। केलण ने कायंद्रा के युद्ध में इसने क्या लिया था, भाग लिया था। कायंद्रा का युद्ध जब हम पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा, परमार वंश के अंदर जो है, जब हम परमार वंश के बारे में पढ़ेंगे तो पहले या दूसरे वीडियो के अंदर आपको कायंद्रा का युद्ध पढ़ा दिया जाएगा मेरे द्वारा, उसमें हम पढ़ेंगे कायंद्रा का युद्ध डिटेल में। अभी आपको सिर्फ इतना लिखना है कि केलण जो है नाडोल का दूसरा शासक, उसने कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया। दूसरा पॉइंट, इसकी 2 राजकुमारियां थी। राजकुमारी, 2 राजकुमारियां थी। एक तो जिसका नाम है गीगा देवी, गीगा देवी, और एक श्रृंगार देवी, श्रृंगार देवी। इसने इन दोनों का विवाह कर दिया, किससे, आबू के राजा से। आबू का राजा उस टाइम था धारावर्ष परमार। धारावर्ष परमार जो है आबू का राजा है। धारावर्ष परमार से क्या कर दिया, विवाह कर दिया अपनी दोनों राजकुमारियों का। दोनों राजकुमारी के नाम गीगा देवी और श्रृंगार देवी। तो ऐसा पूछ रहेगा कि कौन से राजा ने अपनी राजकुमारी गीगा देवी और श्रृंगार देवी का विवाह कर दिया था धारावर्ष परमार से, तो आपसे सीधा आरपीएससी पूछ सकता है। तो आपको लिखना है केलण। ठीक है, ये हो गया अपना नाडोल का इतिहास कंप्लीट। बस ये 2 ही राजा है। इसके अलावा अगर एक और बात लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो आप कि इसका एक भाई था, उसके बारे में वैसे तो हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ भी लिखना चाहो तो लिख लो कि इसके भाई का नाम है, ऐसा लिख लो, केलण के भाई कीर्तिपाल। कीर्तिपाल नाम का इसका एक भाई है, वो जो है नागौर के अंदर, जालोर के अंदर जो है चौहान वंश की स्थापना करता है। जालोर के अंदर क्या करता है, चौहान वंश की स्थापना करता है। ये नाडोल का इतिहास हो गया कंप्लीट। आगे लिखो जालोर का इतिहास। जालोर का इतिहास, जालोर के इतिहास में मैंने आपको पहला तो शासक कौन आएगा, कीर्तिपाल ही आएगा, क्योंकि केलण का भाई है जो क्या कर रहा है, जालोर के अंदर चौहान वंश की स्थापना कर रहा है। तो शासक के अंदर तो हम वो पढ़ लेंगे, लेकिन पहले जो है जालोर के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। जालोर को हम पहले क्या बोलते थे, जवालीपुर बोलते थे। जालोर का जो पुराना नाम है ना, पहला, इससे पहले जालोर से पहले पुराना नाम वो जवालीपुर है। तो आपसे अगर पूछा जाए आरपीएससी द्वारा
कि जबालीपुर जो है निम्न में से किसको बोला जाता है, तो वो है जालोर। जबालीपुर जो है क्यों बोला जाता था, ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे एक ऋषि मुनि रहा करते थे, ऋषि जबाली। तो ऋषि जबाली के नाम से इस जगह का नाम क्या पड़ गया, इस रियासत का नाम क्या पड़ गया, जबालीपुर। ठीक है, उसके बाद में जो है ये तो हो गया इसका पुराना नाम। अब नया नाम जालोर क्यों है वो भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जाल वृक्ष जो है, जाल वृक्षों की अधिकता के कारण, जाल वृक्षों के कारण, जाल वृक्षों की अधिक, यहाँ पे जाल वृक्ष जो है अगर आपने नहीं देखे हो तो गूगल कर सकते हैं आप कि जाल वृक्ष क्या होते हैं। जाल वृक्ष यहाँ पे इस एरिया के अंदर, इस रियासत के अंदर बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इस रियासत का नाम ही बाद में क्या पड़ गया, जालोर। जाल वृक्षों की अधिकता के कारण इस रियासत का नाम जालोर पड़ गया। ठीक है, 2 पॉइंट तो ये हो गए। अगला लिखो कि तीसरा पॉइंट लगा के कि जालोर का जो किला है ना, जैसे रणथंभौर के अंदर किला था उसी प्रकार जालोर के अंदर भी तो किला होगा। जो मेन किला है जालोर का वो सोनगिरी की पहाड़ी पे बना है। सोनगिरी की जो पहाड़ी है ना, सोनगिरी नामक एक पहाड़ी है, उसके ऊपर जालोर का प्रमुख किला बना हुआ है। इसलिए जालोर के जो चौहान है उनको सोनगरा चौहान भी कहते हैं, सोनगरा चौहान भी कहते हैं। समझ गए कैसे लिखना आपको कि सोनगिरी पहाड़ी के ऊपर जालोर का प्रमुख किला बनाया गया, इसलिए जालोर के चौहानों को क्या कहा जाता है, सोनगरा चौहान कहा जाता है। ये हो गए अपने जालोर से संबंधित 3 पॉइंट। आगे लिखो शासकों के नाम। पहला शासक मैंने आपको बता ही दिया, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल का नाम लिख लो पहले, शासक लगा के कीर्तिपाल। कीर्तिपाल की बात करते हैं। देखो पहला पॉइंट तो ये लिखो कि इसने कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया, सेम वही केलन की तरह। कायंद्रा के अंदर कीर्तिपाल और केलन दोनों भाइयों ने जो है साथ में भाग लिया, कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया। ठीक, सीधा ये लाइन लिख लो। दूसरी, इसने मेवाड़ के राजा को हराया, एक मेवाड़ के राजा सामंत सिंह को हराया, सामंत सिंह को हराया, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें लिखो कि ये राजा कहाँ का है, जालोर का। तो जालोर के अंदर अगर ये पहला राजा है तो इससे पहले भी तो कोई राजा होगा जिसको हरा के ये राजा बन गया जालोर का। तो इसने किसको हराया, परमार को हराया। कुंतपाल परमार को कौन हरा रहा है, अपना राजा जिसका नाम है कीर्तिपाल। जालोर का राजा है कुंतपाल परमार जो है, पहले जालोर का राजा था। इसको कौन सी सन में हरा दिया वो भी लिख लो, 1181 ईस्वी में हराता है। 1181 ईस्वी में इसने कुंतपाल परमार को हराया और जालोर का राजा बन गया और यहाँ पे क्या कर दी, चौहान राज्य की स्थापना कर दी। तो ये हो गए अपने 3 पॉइंट इससे संबंधित। आगे लिखो चौथा पॉइंट, कीर्तिपाल के अंदर ही पहले ये उतार लो। अगला पॉइंट लिखो कि एक अभिलेख है, सुंदा अभिलेख। सुंदा अभिलेख के अंदर जो है कीर्तिपाल के बारे में ये लिखा गया है कि कीर्तिपाल जो है वो राजेश्वर थे। तो राजेश्वर की उपाधि कीर्तिपाल को कौन सा अभिलेख दे रहा है, सुंदा अभिलेख। सुंदा अभिलेख कौन सी उपाधि दे रहा है कीर्तिपाल को, राजेश्वर की। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट जो है अपने इतिहासकार हुए बहुत बड़े मोहनोत नैणसी, मोहनोत नैणसी। इनकी एक बुक है नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। ख्यात का मतलब जो राजा की ख्याति प्रता व्यक्त करती है ना, ऐसी किताबों को क्या बोला जाता है, ख्यात बोला जाता है। ये आप लिख सकते हो अगर चाहो तो। नैणसीरी ख्यात के अंदर जो है कीर्तिपाल को एक बहुत महान राजा बताया गया, बस इतना ही बताया गया कि कीर्तिपाल जो है वो बहुत महान राजा थे। कौन सी बुक है, नैणसीरी ख्यात। किसने लिखी है, मोहनोत नैणसी ने। ये बात आप लिख लो। अगला राजा लिखो 2 नंबर पे, समर सिंह। समर सिंह पहला राजा कौन था, कीर्तिपाल। अगला राजा कौन है, समर सिंह। जालोर की स्थापना करने वाला कौन है, कीर्तिपाल। और लेकिन जालोर के आसपास जो प्रकोटे बनाया जाना चाहिए था ना, हर रियासत के आसपास जो है पहले प्रकोटे बनाए जाते थे, वो काम कौन करवाता है, समर सिंह करवाता है। तो पहले पॉइंट तो ये लिखना है कि इसने प्रकोटा बनवाया, प्रकोटे का निर्माण करवाया। साथ ही यहाँ पे कोषागार नहीं था, कोषागार का निर्माण करवाया। साथ ही यहाँ पे शस्त्रागार भी नहीं था, तो शस्त्रागार का भी इसने क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो इन तीनों चीजों का जो है निर्माण कौन करवा रहा है, समर सिंह। कीर्तिपाल क्या कर रहा है, स्थापना कर रहा है। और प्रकोटे का, कोषागार का और शस्त्रागार का निर्माण कौन करवा रहा है, अपना जालोर के अंदर समर सिंह। दूसरा पॉइंट इसमें लिखो, किसकी एक राजकुमारी थी, राजकुमारी लीला देवी। क्या नाम है राजकुमारी का, लीला देवी। ये अपनी इस राजकुमारी का विवाह जो है ना, इस राजकुमारी का विवाह भीम सेकंड चालुक्य से करवा देता है, भीम सेकंड चालुक्य से। कहाँ का राजा भीम सेकंड चालुक्य, गुजरात का।
गुजरात का राजा जिसका नाम क्या है, भीम सेकंड चालुक्य। ये वही भीम सेकंड चालुक्य जो पृथ्वीराज चौहान से नागौर के युद्ध में लड़ा था। मैंने आपको बताया था नागौर का युद्ध जब हमने पढ़ा था, तो भीम सेकंड चालुक्य और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज जो थर्ड है, उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, नागौर का युद्ध जिसको हम कहते हैं। और उसमें जीत किसकी हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस युद्ध का कारण क्या है, दोनों जो है अब आबू की परमार राजकुमारी है इच्छिनी देवी, उससे विवाह करना चाहते थे और लास्ट में उससे विवाह किसने कर लिया था, पृथ्वीराज चौहान ने। ये वही भीम सेकंड चालुक्य है जो हार गया था पृथ्वीराज चौहान से। इससे अपनी राजकुमारी का विवाह कौन करा रहा है, समर सिंह, जो कि काका राजा है जालोर का। जालोर का राजा समर सिंह अपनी राजकुमारी लीला देवी का विवाह भीम सेकंड चालुक्य से करवा देता है। ठीक है, होगा अपना समर सिंह। अगला राजा लिखो उदय सिंह। उदय सिंह, उदय सिंह के राज में जो है दिल्ली का अभी जो सुल्तान है उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, उदय सिंह अपना तीसरा राजा है जालोर का। और इसके समय में दिल्ली का राजा कौन बना बैठा है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का जो है अधिकार किसके ऊपर है, एक तो मंडोर के ऊपर अधिकार है, मंडोर के ऊपर, और एक इसका अधिकार है नाडोल के ऊपर। नाडोल के ऊपर भी किसका अधिकार है, इल्तुतमिश का, और मंडोर के ऊपर भी किसका अधिकार है, इल्तुतमिश का। ये दोनों ले लेता है इससे, जो अपना उदय सिंह है ना, ये मंडोर भी ले लेता है इससे और नाडोल भी ले लेता है किससे, इल्तुतमिश से। देखो पहले के टाइम में जो है जब भी युद्ध हुआ करते थे तो युद्ध को जीतना इस बात पे डिपेंड करता था कि किसके कितने ज़्यादा सैनिक मरे। जिसके ज़्यादा सैनिक मरते वो हार जाता, जिसके कम सैनिक मरे वो जीत जाता। लेकिन किसी की जो रियासतें हैं उन पर अधिकार करना एक नई बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात होती थी कि किसी एक राजा का जो अधिकार था उस अधिकार क्षेत्र पे आप आए, उनको हराया भी और उस पर कब्जा भी कर लिया। तो इल्तुतमिश को क्या किया, इसने हरा भी दिया और मंडोर और नाडोल की जो रियासतें थी वो वापस भी ले ली, किससे, इल्तुतमिश से। तो पहला पॉइंट तो ये लगा लो कि इल्तुतमिश को इसने हराया और मंडोर और नाडोल पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। दूसरे पॉइंट में इसमें लिखो आप कि इसने गुजरात के लवण प्रसाद को हराया। लवण प्रसाद एक राजा है गुजरात के अंदर, उसको कौन हरा देता है, उदय सिंह, जो कि क्या है जालोर का तीसरा राजा। ठीक है, ये हो गया अपना उदय सिंह का टॉपिक कंप्लीट। आगे चलो, अगला राजा चौथे नंबर पे राजा आता है जिसका नाम है चाचिक देव। चाचिक देव लिखो, चाचिक देव। चाचिक देव जो है वो उदय सिंह के बाद में राजा बनता है। और चाचिक देव तक आते आते जो है जालोर के चौहान बहुत स्ट्रांग हो गए थे, इसलिए चाचिक देव को कोई ज़्यादा युद्ध वगैरह लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसको एक तरह से ईगो बहुत आ गया इसमें या फिर स्वाभिमान कह सकते हैं, स्वाभिमान बहुत आ गया। तो इसने खुद को एक उपाधि दे दी महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की उपाधि अगर कोई सबसे पहले खुद को देता है कोई राजा तो उसका नाम है चाचिक देव, जो कि कहाँ का राजा है, जालोर का। तो बस इसमें एक ही पॉइंट लिखना है कि इसने जो है स्वयं को महाराजा धीराज की उपाधि दे दी। ये हो गया चाचिक राज। पांचवें नंबर पे आप लिख लो सामंत सिंह, इसको भी आज ही पढ़ लेते हैं। सामंत सिंह जो है जालोर का पांचवा राजा है, जालोर का पांचवा राजा है। अब ये करता क्या है, देखो इसके समय में जो है अलाउद्दीन खिलजी का टाइम चल रहा है। हम पैरेलल पढ़ रहे हैं ना, मतलब जालोर का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। तो अब जो दिल्ली का सुल्तान, अब इसके समय में कौन है, इसके समय में उदय सिंह के समय में इल्तुतमिश है, सामंत सिंह के समय में कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अटैक करता है जालोर पे। साम्राज्य का विस्तार कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, तो जगह जगह अटैक करता फिर रहा है बस। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अटैक करता है जालोर पे, और कहाँ तक आ जाता है, वो आगे बढ़ता बढ़ता सांचौर तक आ जाता है। सांचौर तक कौन आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर सांचौर तक आ जाता है जालोर के अटैक के अंदर। ठीक है, तो सामंत सिंह क्या करता है, अपने एक सेनापति को भेजता है, सेनापति खुद तो जाना नहीं, सामंत सिंह जो है अपने एक सेनापति को ले जाता है कि जिसका नाम है सारंगदेव बघेल। सारंगदेव बघेल, ये नाम आपको याद रखना है। सारंगदेव बघेल की सहायता से क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी का जो अटैक होने वाला था उसको विफल कर देता है, और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो वापस कहाँ चला जाता है, दिल्ली की तरफ चला जाता है। सांचौर में आके क्या है, सामंत सिंह और सारंगदेव बघेल जो है लड़ते हैं किससे, अलाउद्दीन खिलजी से, और इसके जो होने वाला अटैक था उसको विफल कर देते हैं और अलाउद्दीन खिलजी को वापस यहाँ से ही भेज देते हैं दिल्ली की तरफ। तो ये हो गए अपने 5 शासक। बाकी के राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।